Namaste, Khamagani to all. I welcome you to my channel Rajasthan GK in English. So basically in today's session we are going to begin with a series जिसके अंदर हम राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट कवर करने वाले हैं. सो हमारे जो प्रीवियस कुछ आपने वीडियोस देखे होंगे हमारे चैनल में राजस्थान जीके इन इंग्लिश जो कि चैनल का नाम है, उसी पे आपने राजस्थान की ज्योग्राफी के कुछ वीडियोस देखे होंगे. एक आरएस के प्रीलिम्स के सिलेबस के रिगार्डिंग एक डिस्कशन वीडियो आया है एंड प्लस देयर वाज अ वीडियो ऑन द स्ट्रैटेजी राजस्थान आरएस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग. नाउ आज ही के सेशन में वी आर स्टार्टिंग विथ इकोनॉमिक सर्वे. बेसिकली हमारी जो पिछले कुछ सेशंस हुए थे उसमें हमारी बात हुई थी इस बारे में कि इकोनॉमिक सर्वे का क्या इंपॉर्टेंस रहता है व्हेन इट कम्स टू आरपीएससी एग्जाम्स. हमें मालूम है कि आरपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं एंड स्पेसिफिकली जब हम आरएस की वैकेंसी 2024-25 अगर हम अपेयर कर रहे हैं उसके लिए, सो हमारे लिए इकोनॉमिक सर्वे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए वी आर बिगिनिंग विद अ सीरीज़ जिसके अंदर हम पूरा राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे इन एंड आउट प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे एंड ऑल्सो विल बी ट्राइंग टू सॉल्व सर्टेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसके थ्रू हमें आइडिया लगता रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन से पुटअप किए जाते हैं. सो जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की, उसमें कुल मिला के आपके कुछ 11 चैप्टर्स आएंगे. उसमें हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आपका दिस थिंग मैक्रो एक व्यू दिया जाता है पूरा राजस्थान के इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग. बेसिकली इसमें पूरा इकोनॉमिक्स आपका राजस्थान का कवर हो जाएगा, जिसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स और ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं. सो फर्स्ट चैप्टर की जब हम बात करते हैं इसमें कुछ मेजर फैक्ट्स आपको देखने होंगे एंड इसमें एक पूरा एक मैक्रो ओवरव्यू आपको दिया जाएगा राजस्थान की इकोनॉमी के रिगार्डिंग कि राजस्थान में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या रहा, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन क्या है, देन ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ऐसे बहुत सारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं. एंड ये चैप्टर आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है. मतलब ये इट इज़ वन ऑफ दोज चैप्टर्स जो जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन मॉर्निंग में आपको ज़रूर इस चैप्टर को रिवाइज करके जाना है, बिकॉज यहाँ से डेफिनेटली आप 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली सिर्फ इसी चैप्टर से आप अपने एग्ज़ाम में देखोगे. ओके, नाउ सबसे पहले अगर हम राजस्थान के एक दिस थिंग एक इंट्रोडक्शन की बात करें जो हमारे सर्वे के फर्स्ट चैप्टर में मेंशन किया गया है, दैट राजस्थान ये हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और हमारे जो सेशंस हुए हैं ज्योग्राफी के रिगार्डिंग अगेन चैनल पे अपलोडेड है. सो आप वहाँ पे भी अपन ने डिस्कस किया था कि जो राजस्थान है इट अकाउंट्स फॉर 10.41% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री. ओके, इंडिया का जो भी टोटल एरिया है, राजस्थान बिकॉज हमें मालूम है इट्स द लार्जेस्ट स्टेट, सो इट इज़ 10.41% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री. ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे डायरेक्टली एज इट इज़ परसेंटेज में, डेसिमल में आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया जा सकता है. इनफैक्ट ये क्वेश्चन पहली भी काफ़ी दफ़े पूछा गया है. देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि राजस्थान का जो पॉपुलेशन एज ऑन 1 मार्च 2024 रहा दैट वाज 8.19 करोड़. तो आपसे पूछा जा सकता है कि एज पर सो एंड सो मिनिस्ट्री व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान एज ऑन 1 मार्च 2024. एज इट इज़ ये स्टेटमेंट जो सर्वे में दिया है वो ही उठा के आपको एग्जाम में लिखा जाएगा एंड फिर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे बहुत ही ट्रिकी से, बहुत क्लोजली. एंड इवन इफ अगर आपने आरपीएससी के पेपर एक बार दिस थिंग एनालाइज किए हों एंड खासकर रिसेंट में आप देखोगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन, देन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, बहुत सारे फिगर्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, नंबर्स, दे आर एक्सपेक्टिंग यू कि आपको कुछ नंबर्स फैक्ट्स एंड फिगर्स याद हो. सो प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ 8.19 करोड़. इट इज़ द 7th मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ द कंट्री, लार्जेस्ट स्टेट एंड 7th मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ द कंट्री. अगैन ये सारे 2-3 फैक्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. नाउ एज वी गो थ्रू द इकोनॉमिक सर्वे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है उसमें उन्होंने एक टेबल दे रखा है अबाउट द की इंडिकेटर्स ऑफ द स्टेट विस इंडिया. मतलब कि इंडिया के कंपैरिजन में कुछ ओवरऑल इंडिया के कंपैरिजन में राजस्थान का इन्होंने कंपैरिजन किया है. ठीक है, सो जैसे कि अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल एरिया की, सो इन लाख स्क्वायर किलोमीटर, सो हियर यू विल सी कि ईयर इन्होंने मेंशन कर रखा है काफ़ी सारा डेटा बिकॉज इट इज़ सेंसस का डेटा, तो 2011 आपको ईयर दिखेगा. देन यू विल सी कि यूनिट मेंशन है कि लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर. देन राजस्थान का कितना दिस थिंग ज्योग्राफिकल एरिया एंड इंडिया का कितना होता है, बिकॉज ये अभी हमने बात करी थी कि 10.41% होता है पूरा इंडिया का. सो यू कैन सी कि इंडिया का इट इज़ 32.87 लाख करोड़ एंड उसी का कुछ
3.42 इज़ राजस्थान. सो ऑब्वियसली जब आप 32 को 3.42 से कुछ डिवाइड करोगे तो यू विल गेट सम 10.41 आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो आपको इतना मैथ्स कैलकुलेशन वगैरह में मत जाइए, बट प्लीज़ एक स्टेटमेंट आप ज़रूर ध्यान में रखना. हालांकि ये टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान में रखना. ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं. तो हमें थोड़ा थोड़ा कुछ की पैरामीटर्स ज़रूर इसमें याद होने चाहिए. सो आप ध्यान में रखोगे, क्योंकि राजस्थान का एरिया हमने 3.42 याद किया है, राजस्थान का एरिया जो है आपका पूरे इंडिया के एरिया का 10.41% है. तो आप इसको वैसे भी मल्टीप्लाई भी करोगे तो यूल गेट इंटू 10 करोगे तो 32.87, ये आप ध्यान में रखो. ठीक है, देन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, नाउ दिस इज अगेन अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस दिया है. 121 करोड़ इंडिया का था एंड 6.85 राजस्थान. देन इफ दे आस्क यू अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो हमने लास्ट स्लाइड में कवर किया, इट इज़ 8.19 एज ऑफ 1 मार्च 2024. सो यू हैव टू बी वेरी ऑफ दिस थिंग कि वो पूछ क्या रहे हैं. वो आपसे पूछ रहे हैं एज पर इकोनॉमिक सर्वे और दे आर आस्किंग यू एज पर द recent projections by the Ministry of Health and Family Welfare. तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, मतलब थोड़ा विजिलेंट रहिएगा while you are reading the question. Then next we talk about decadal growth rate, कि हमारा decadal growth rate कितना रहा है, मतलब कि 2001 से 2011 में कितने परसेंट से पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है. सो इट इज़ 21.3 राजस्थान एंड इंडिया का ओवरऑल देखोगे तो इट इज़ 17.7. ठीक है, सी यहाँ से स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, बिकॉज एज इट इज़ इसी टेबल से देयर वर क्वेश्चंस दैट हैव बीन पुट अप. जैसे कि जो आपका फॉरेस्ट ऑफिसर का एग्जाम होता है, वहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का डिकेडल ग्रोथ रेट इज 17.7 एंड राजस्थान का इतना है, या फिर राजस्थान का इतना है एंड इंडिया का इतना है. तो थोड़ा सा ध्यान में रखना कि राजस्थान एक हायर ग्रोथ रेट के साथ ग्रो कर रहा है. ठीक है, द पॉपुलेशन वी आर टॉकिंग, एंड 17.7 इज इंडिया का ग्रोथ रेट पॉपुलेशन. एंड इट इज़ ऑब्वियसली पुराना डेटा है, हमें मालूम है रीसेंट सेंसस हुए नहीं है, तो ऑब्वियसली 2011 का सेंसस ही उसी से का टाइम का आपको डेटा प्रेजेंट क्योंकि यहाँ पे किया गया है, तो आपसे ऑफकोर्स यही पूछा जाएगा. देन पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर आप बात करोगे, ओवरऑल इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी इज 382 पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर एंड 200 इज़ फॉर राजस्थान. राजस्थान का पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ 200 पर स्क्वायर किलोमीटर, याद में रखेंगे. देन वी हैव अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस, इन पे बार बार क्वेश्चन पूछे गए कि अर्बन इज टू रूरल पॉपुलेशन, या फिर अर्बन पॉपुलेशन कितना, रूरल पॉपुलेशन कितना. सो सी राजस्थान में जो अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन इज 24.9. ठीक है, बिकॉज जब आप रूरल की बात करोगे इट वुड बी 75 पॉइंट समथिंग. ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है 75.1 आता है आपका रूरल पॉपुलेशन. सो 24.9 इज़ अर्बन, तो आपको रखना है 3:4. ध्यान में रखना कि रेशो क्या चलता है, 3:4 का चलता है. कि राजस्थान में आप बस ध्यान में रखना कि राजस्थान को अगर आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो 3/4 एरिया विल बी रूरल पॉपुलेशन एंड 1/4 एरिया विल बी अर्बन पॉपुलेशन. तो 25:75 या 3:4 ऐसा करके आप कुछ याद रख सकते हो. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया में इट इज़ 31.2% इज़ दी अर्बन पॉपुलेशन. बाकी बचा हुआ आपका कुछ 70%, आप 70-30 के हिसाब से याद रख सकते हो. वहाँ पे आपने 25-75 याद किया, यहाँ पे आप 70-30 याद रखो इंडिया का. इंडिया का भले ही आपको अर्बन रूरल इतना याद ना हो, बट राजस्थान का ज़रूर ध्यान में रखेंगे. देन स्केड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन बात करें, अगैन इट इज़ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कि जितना भी टोटल पॉपुलेशन है राजस्थान का, इंडिया का, उसमें व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द स्केड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन कितना है. सो 17.8% इज़ फॉर दिस थिंग नो, for Rajasthan में of the total 17.8 is the scheduled caste population, and for India it is 16.6. तो आप देखना थोड़ा सा अगेन परसेंटेज में as compared to इंडिया के कंपैरिजन में 1% कुछ ज़्यादा है. सो 17 और 16 का रहेगा. ठीक है, एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट, आपको डेसिमल्स में ऑफकोर्स याद नहीं होने वाला है, सिर्फ एक जनरल आइडिया रखिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए. जब 4 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा. देन यू हैव स्केड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन, इट इज़ 13.5 फॉर से राजस्थान एंड 8.6 फॉर इंडिया. अगैन ये परसेंटेजेस आप मेंस में भी कोट कर सकते हो. सपोजली देयर इज अ क्वेश्चन दैट कम्स अप से स्केड्यूल्ड कास्ट के रिगार्डिंग, या से स्केड्यूल्ड ट्राइब के रिगार्डिंग, या मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो आप डायरेक्टली एग्जाम में कोट कर सकते हो कि इंडिया में इतना SC ST का पॉपुलेशन है, राजस्थान में इतना SC ST का पॉपुलेशन है.
ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान में इट इज़ 17.8, दैट इज़ द पॉपुलेशन फॉर दिस थिंग ना, स्केड्यूल्ड कास्ट का पॉपुलेशन, एंड इंडिया में इट इज़ 16, तो 17-16 आप ध्यान में रखोगे फॉर स्केड्यूल्ड कास्ट, एंड फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स इट इज़ 13.5 एंड 8.6. सो अगैन आपका ये रह जाता है आपका स्केड्यूल्ड ट्राइब का, इट इज़ 13, राजस्थान में ज़्यादा है इन इंडिया में एज़ कम्पेयर टू इंडिया. जैसे ना अगर हम परसेंटेज की बात करें तो राजस्थान में ज़्यादा है, राजस्थान में इट इज़ 13.5 या से 13% के आसपास, 14% के आसपास. इंडिया में इट इज़ 8.6. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है अबाउट सेक्स रेशियो के बारे में कि व्हाट आर नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, दैट इज सेक्स रेशियो. तो 2011 में ऑब्वियसली आपको याद होगा कि इंडिया का इट इज़ 943, ठीक है, एंड फॉर राजस्थान इट इज़ 928. तो सेक्स रेशियो हमारा कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ओवरऑल इंडिया का अगर आप देखोगे इट्स 943, उसका कुछ 20 आप कम करोगे तब आप राजस्थान पे आओगे 928, तो हमारा कम है, ठीक है. देन चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 के एज ग्रुप में देखा जाता है व्हाट आर द नंबर ऑफ फीमेल्स या व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स पे. सो फॉर फीमेल्स इट इज़ 888. अगैन बहुत ही रेपिटेटिवली इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखोगे इट इज़ 888. ओके, एंड फॉर दिस थिंग नो, फॉर ओवरऑल इंडिया का अगर आप देखते हो इट इज़ 919 है. तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में अगैन राजस्थान का कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया. इंडिया विल बी, आप ध्यान में रखो कि 999, बस एक आपने बीच में 1 काट दिया तो 919 हो गया आपका, एंड यहाँ पे इट इज़ 888. ओके, देन वी इफ़ वी टॉक अबाउट लिटरेसी रेट राजस्थान में यूल सी 66.1%, एंड ओवरऑल इंडिया का आप देखते हो तो इट इज़ 73%. देन लिटरेसी रेट मेल एंड फीमेल में भी आप फर्दर जब लिटरेसी रेट को बाइफर्केट कर दोगे तो लिटरेसी रेट जो मेल है राजस्थान का एंड जो मेल्स है फॉर इंडिया का इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, 80% के आसपास है. ओके, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट लिटरेसी रेट फीमेल का, नाउ फीमेल्स में बिहार के बाद में जो लोएस्ट आता है दैट इज़ आपका राजस्थान ओनली. सो इट इज़ 52.1%, बहुत लो है फीमेल लिटरेसी रेट राजस्थान का. सो इट इज़ 52.1%, हालांकि ये 2011 का डेटा है. ऑफकोर्स फर्दर इंप्रूवमेंट्स हुए होंगे आफ्टर, अगर रिसेंट हमें दिस थिंग नो सेंसस करवाए जाएँ. सो 52.1 फॉर फीमेल लिटरेसी रेट, एंड इंडिया का इट इज़ 64.6. ठीक है, आपको राजस्थान के फिगर्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए. मैं इसलिए बोल रही हूँ आप इंडिया का भी कीजिए, बिकॉज आई हैव सीन क्वेश्चंस जहाँ पे आरपीएससी आपको स्टेटमेंट फॉर्म में देता है क्वेश्चन कि राजस्थान का लिटरेसी रेट इतना है और वो इंडिया के कंपैरिजन में इतना है. ठीक है, तो ये आप पूछे जा सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन, तो आपको एक जनरल आइडिया ज़रूर रखना है कि कम है या ज़्यादा है. ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू सेक्स रेशियो आप ध्यान में रखना कि कम है, हम थोड़ा वर्स परफॉर्म कर रहे हैं उस केस के अंदर. एंड इफ़ दे टॉक यू अबाउट लिटरेसी रेट, अगैन उन पैरामीटर्स में भी हम कम परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ओवरऑल इंडिया अगर आप देखोगे. देन वर्क पार्टिसिपेशन रेट की यहाँ पे बात की गई है. वर्क पार्टिसिपेशन रेट इज़ 43 पॉइंट, मतलब कि जो भी आपका टोटल पॉपुलेशन उसमें वर्किंग पॉपुलेशन कितना, तो 43.6% राजस्थान का, एंड इंडिया का इट इज़ 39, कुछ 40% के आसपास, एंड इट इज़ 43.6. देन वी टॉक अबाउट क्रूड बर्थ रेट के बारे में, मतलब कि पर 1000 मिड ईयर बर्थ पे आप दिस थिंग ना, पर 1000 पॉपुलेशन पे आप बर्थ देख रहे हो, तो इट इज़ 23.5 फॉर राजस्थान. ऑब्वियसली बिकॉज आप देख रहे हो कि डिकेडल पॉपुलेशन रेट भी तो ज़्यादा है, तो अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो बर्थ रेट भी ज़्यादा होगी. सो इट इज़ 20, पॉपुलेशन ग्रो ज़्यादा कर रहा है, सो दैट मीन्स बर्थ रेट भी ज़्यादा होगी. सो इट्स 23.5 हियर, एंड आपका 19.5. ये भले ही आप याद मत रखो, बस राजस्थान का ध्यान में रखना कि बर्थ रेट जो है, क्रूड बर्थ रेट जो है, इट इज़ 23.5. एंड क्रूड डेथ रेट कितना है कि पर 1000 मिड ईयर अगर आप पॉपुलेशन पे देखोगे कि क्रूड डेथ रेट कितना जा रहा है, सो इट इज़ 5.6. ऑब्वियसली डेथ रेट कम होगा एज कम्पेयर टू बर्थ रेट, राइट. सो बर्थ रेट इज़ 23.5 समथिंग, एंड क्रूड डेथ रेट इज़ 5.6. ओके, इसका कुछ 4 टाइम्स ऐसा आप याद रख सकते हो. देन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की अगर हम बात करें, इट इज़ पर 1000 लाइव बर्थ पे आप देख रहे हो व्हाट इज़ द, मतलब कि जितने भी इन्फेंट्स पैदा हुए इनमें से कितना इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रहा, तो इट इज़ 32, विच इज़ अगैन वेरी हाई. ठीक है, एंड 28 फॉर इंडिया है. अगैन ये आप मेंस में कहीं कोट कर सकते हो. ठीक है, तो 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग इट इज़ 32 इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, विच इज़ 32 एंड 28. कोई नहीं पूछेगा आपसे, बिकॉज ऐसे कोई भी डेटा जो कि थोड़े डिस्टर्बिंग से होते हैं, वैसे भी उन पे क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं. देन यू हैव मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो पर लाख लाइव बर्थ पे मदर इज़ डाइंग. ठीक है, तो 2018-20 के डेटा के हिसाब से इट इज़ 113, एंड 9
दिस थिंग नो 97 फॉर इंडिया. सो अगेन आप राजस्थान का थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे 113. अगेन नो बडी इज गोइंग टू आस्क आई फील. देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये लास्ट डेटा रहेगा अपना. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 69.4 राजस्थान का एंड 70 इज इंडिया का. तो थोड़ा सा राजस्थानी जो ओवरऑल इंडिया का कंपैरिजन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनका कम है, 69.4 है एंड फॉर इंडिया इट इज़ 70. ठीक है. सो दीज आर सर्टन डेटा. अब आपको ये याद कैसे होगा, आपको बार बार इनको रिवाइज करना होगा एंड ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है. आप इनको 3-4 बार भी अच्छे से रिवाइज करोगे. जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन ज़रूर आपको ये फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करके जाना है, तभी आपको ये सारी चीज़ें याद होने वाली है. ठीक है. नाउ बिगिनिंग विद द कोर ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें मैंने आपको बताया था विल बी टॉकिंग अबाउट ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स. ठीक है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रेंड्स में बेसिकली आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते क्या हो, यू स्टडी अबाउट आपको देखना है कि एक इकोनॉमी किसी स्टेट की वो कैसे अच्छा परफॉर्म करे या कितना हाउ इट इज़ डूइंग. ठीक है. वो किस तरीके से परफॉर्म करे और कैसे उसका ग्रोथ हो रहा है. तो वो ऑब्वियसली आपने कुछ पैरामीटर्स बना रखे होंगे, जैसे कि हम अगर हमें असेस करना हो कि हाउ अ स्टूडेंट इज़ परफॉर्मिंग, तो हम देखते हैं उसका रिपोर्ट कार्ड हम देखेंगे. तो रिपोर्ट कार्ड हम देखेंगे कि उसका परसेंटेज कितने मार्क्स आए, कितना उसने सब्जेक्ट्स पढ़े, ये सारी चीज़ें आप देखने वाले हो. ठीक है. तो उसी तरीके से अगर आपको एक स्टेट की इकोनॉमी को असेस करना है, सो ऑब्वियसली यू हैव सर्टेन इंडिकेटर्स. उन इंडिकेटर्स के बेसिस पे आप देखते हो कि उस पर्टिकुलर स्टेट का या कंट्री का इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रहा है, उनको आप मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स में इंक्लूड कर लेते हैं. नाउ जब हम राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे में कौन से मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स की बात की गई है और किन किन के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जैसे आप एक कंट्री का जीडीपी कैलकुलेट करते हो, वैसे स्टेट्स का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया जाएगा. जैसे हम नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. तो उसी तरीके से हम जो है NSDP कैलकुलेट कर देंगे. ठीक है. सॉरी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जैसे कि हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करते हैं, तो उसी तरीके से आपका NSDP हो जाएगा. देन यू हैव GSVA. ठीक है. तो हम इसके ये एक अलग एक इंडिकेटर होगा एंड देन वी हैव पर कैपिटा इनकम. तो इसी तरीके से हमने कुछ 3-4 पैरामीटर्स रखे हैं जिसकी बेसिस से यू विल बी एबल टू असेस कि हमारा जो स्टेट का इकोनॉमी है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है. अगैन ये सारे ही फिगर्स आने वाले स्लाइड्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. रिपीटेड रिविजन इसका आपको करना होगा, तभी ये चीज़ें आपको जाके याद होगी. ठीक है ना. सबसे पहला पैरामीटर जो हम देख रहे हैं, ऑब्वियसली हम ये चीज़ बचपन से या फिर 11th-12th से या फिर बहुत ही नॉर्मली हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते आए हैं कि व्हाट इज़ GDP. ठीक है. व्हाट इज़ GDP, ये हमें मालूम है. इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. बट जब ये हम GDP की बात करते थे ऑफ अ कंट्री, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की. तो ऑब्वियसली वही डेफिनेशन होगी, बस यहाँ पे एक डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द स्टेट ऐड हो जाएगा. सो व्हाट इज़ GSDP? इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो उस पर्टिकुलर स्टेट की टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं एंड वो विद इन उस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में प्रोड्यूस हुए हैं. तो वही आपका डेफिनेशन रहता है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, बट इसमें बस स्टेट वाला पैरामीटर, ये स्टेट वाली चीज़ एक ऐड हो जाती है. तो इसमें आपकी 3-4 चीज़ें GDP में GSDP या GDP में आप देखते हो कि व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक सेक्टर ऑफ अ कंट्री या से पर से उस स्पेसिफिक स्टेट की जब हम बात कर रहे होंगे विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, एंड उसका हम मॉनेटरी वैल्यू देख रहे होते हैं. सो दैट इज़ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नाउ इसमें अब हमारा फिगर्स वाला पोर्शन स्टार्ट होगा जिसमें हम GSDP, NSDP ये सब देखने वाले हैं. नाउ सी, जैसे ही एक कंट्री का GDP कैलकुलेट किया जाता है, उसी तरीके से हम स्टेट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं. नाउ ये भी जो कैलकुलेशन, जितने भी आप फिगर्स देखोगे, GSDP, GSVA, NSDP, इन सबको बीट पर कैपिटा इनकम, इन सभी को हम बेसिक प्राइसेस पे एंड या से कांस्टेंट प्राइसेस पे एंड करंट प्राइसेस पे आपको कैलकुलेट किए गए होंगे. ठीक है. तो हमें दोनों ही याद रखने पड़ेंगे कि करंट प्राइसेस पे कितना है एंड कांस्टेंट प्राइसेस पे कितना है. Now, see, when we talk about constant prices and constant prices are basically आपका एक बेस ईयर उसके अंदर लिया जाता है, उसके कंपैरिजन में दिस थिंग ना उस पर्टिकुलर चीज़ को कंपेयर किया जाता है एक बेस ईयर को लेके. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट करंट प्राइसेस, वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में होता है. ठीक है. तो वो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको दर्शा रहा होता है इन कंपेयर टू लास्ट ईयर. सो सपोजिटली कि इफ़ वी से कि इन्फ्लेशन हुआ है या फिर मान लो कि कोई भी चीज़ है उसकी प्राइस 150 हो गई, तो अगर आप बोल रहे हो कि कोई भी चीज़ है उसकी प्राइस से एक एप्पल की प्राइस 150 हो गई, तो वो 150 हुई है किस
कंपैरिजन में, क्या वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 150 हुई है, तो वो एक चीज़ आप कंपेयर करोगे। और मान लो कि एक बेस ईयर लोगे और इसके अंदर बेसिकली जब बेस ईयर को चूज़ किया जाता है तो वो एक बहुत ही फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है। इकोनॉमिक्स में आप डिटेल में पढ़ते हो कि कौन कौन से ईयर्स को मतलब कि बेस ईयर चूज़ करने के लिए कुछ पैरामीटर्स देखे जाते हैं, तो उस ईयर को एज अ बेस ईयर कंसिडर करते हुए उसी साल से कंपैरिजन किए जाते हैं। ठीक है, तो सपोजिटली से एक एप्पल का हमने बोला कि 150 प्राइस बढ़ गया है, तो वो कौन से किसके कंपैरिजन में बढ़ा है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ा है तो हम करंट प्राइसेस में इंक्लूड कर लेते हैं। और अगर आप अपना एक बेस ईयर से उसको कंपेयर कर रहे हो जो कि एक नॉर्मल ईयर माना जाता है, जिसके अंदर ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं था, ठीक ठाक ग्रोथ थी और ये सारी चीज़ें, कोई फेमाइंस नहीं थे और ये सारा बहुत सारे क्राइटेरिया देखते हुए आपने एक बेस ईयर चूज़ किया। वो गवर्नमेंट बहुत सारे पैरामीटर्स को डिसाइड करते हुए एक बेस ईयर चूज़ करती है। सो उस बेस ईयर के कंपैरिजन में, ठीक है, तो इफ़ इट्स बेस ईयर के कंपैरिजन में आप कर रहे हो तो वो आपका हो जाता है कांस्टेंट प्राइसेस, एंड इफ इट्स करंट लास्ट ईयर के बेसिस पे कंसिस्टेंट जो आप देख रहे होते हो तो दैट्स करंट प्राइसेस। तो हमें जितने भी हम डेटा देखेंगे, जीएसडीपी, एनएसडीपी, देन से जीएसवीए, ये सभी हमको कांस्टेंट एंड करंट पे देखने होंगे। इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ डायरेक्टली आरपीएससी से क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ राजस्थान एज पर कांस्टेंट प्राइसेस, एज पर करंट प्राइसेस। ठीक है, तो हमें दोनों ही याद करना पड़ेगा। कोशिश करेंगे इनको अच्छे से याद करने की। नाउ सी, इकोनॉमिक सर्वे में जो इस साल का रहा, अच्छा एक और चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि इकोनॉमिक सर्वे बजट सेम ही चीज़ है क्या। सी, इकोनॉमिक सर्वे इज़ लास्ट ईयर का असेसमेंट होता है, ठीक है, कि पिछले एक साल में आपकी इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया है। बजट इज़ बेसिकली फ्यूचर एस्टिमेट्स होते हैं कि हमें फ्यूचर में फ्यूचर के एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स होते हैं कि हमें फ्यूचर में और कितना कितना खर्चा करना होगा, क्या सारी स्कीम्स गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करनी होगी। फिर वो जब एक साल निकल जाएगा उसका पूरा अगेन असेसमेंट होगा और वो अगले साल का इकोनॉमिक सर्वे बन जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे बजट सेम ही चीज़ होती है क्या। हालांकि सेम टाइम पे ही उसको, जैसे ही आपका बजट आता है उसके एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया जाता है। दैट मीन्स वो आपके लास्ट ईयर का रिपोर्ट कार्ड है कि हमारी स्टेट की इकोनॉमी ने या फिर हमारी कंट्री की इकोनॉमी ने पिछले एक साल में कैसा क्या परफॉर्मेंस दिया। एंड बजट इज़ फ्यूचर एस्टिमेट्स होते हैं कि फ्यूचर बजट दिस थिंग नो एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स होते हैं कि गवर्नमेंट कैसे कहाँ से रेवेन्यू लाके कितना पैसा कहाँ पे खर्च करने वाली है। दैट इज़ बजट थिंग। तो ये दोनों ही हालांकि सेम टाइम पे रिलीज़ किए जाते हैं, ठीक है, बट देन दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स हैं। ये चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखिएगा और दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी दोनों से जगह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पिछला एक साल का हमारा रिपोर्ट कार्ड पे भी, हमारी इकोनॉमी के रिपोर्ट कार्ड पे भी, एंड देन ऑब्वियसली दे गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम बजट ऑल्सो। तो दोनों ही चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी होगी, बाय हार्ट याद करनी होगी। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें हमें दो इस पे बेसिस पे ना डेटा देखना, हमारा कांस्टेंट पे भी एंड करंट पे भी। नाउ एज आई वाज सेइंग कि ये आपका बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे है, लास्ट एक साल का है, तो इट इज़ 2023-24, ठीक है, 2023-24 का ऑब्वियसली आपको इसके अंदर डेटा मिलेगा। एंड जब आप बजट की बात करते हो तो वो आपके फ्यूचर एस्टिमेट्स होते हैं, तो इसीलिए आप बजट बोलते हो 2024-25, ठीक है। सो बट फिलहाल हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे, सो इट इज़ 2023-24। नाउ हमारा स्टेट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना रहा, मतलब जीएसडीपी कितना रहा, इट इज़ 8.45 लाख करोड़। पहली चीज़, जो भी आप यहाँ पे दिस थिंग नो फिगर्स पढ़ने वाले हो वो सारे लाख करोड़ में होंगे। सो कितना जीएसडीपी है, इट इज़ 8.45 लाख करोड़ एंड इट इज़ एट कांस्टेंट प्राइसेस पे, ठीक है, ये कांस्टेंट प्राइसेस पे है। एंड देन यू हैव एट करंट प्राइसेस, हमेशा ध्यान में रखना कि करंट प्राइसेस वाला ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, तो करंट प्राइसेस वाला इट इज़ 5.28 लाख करोड़। ओके, एंड देन कांस्टेंट प्राइसेस पे आपका कितना रहता है, आपका 8.45 लाख करोड़ रहा है, बिकॉज आपने बेस ईयर की प्राइसेस पे लिया है, वो प्राइसेस कम थी तो 8.45 लाख करोड़ हो गया। करंट प्राइसेस पे लिया तो ऑब्वियसली इसमें इन्फ्लेशनरी प्राइसेस, ऑब्वियसली वो प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो आपका 15.28 लाख करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक आपका रहता है कि जब आप बेस ईयर पे प्राइसेस ले रहे हो या बेसिक प्राइसेस ले रहे होते हैं या बेस ईयर प्राइसेस ले रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपका कम रहेगा, बिकॉज वो एक किसी 2011-12 के कंपैरिजन, मतलब कि उस साल की जो प्राइसेस थे उसके टर्म्स में आपने आज जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए उनको आपने कैलकुलेट किया है। करंट प्राइसेस, बिकॉज ये आपके करंट प्राइसेस पे चल रहा है, ठीक है, लास्ट ईयर इस साल का कंपैरिजन ऑन एवरीथिंग, तो इट इज़ बिकॉज अभी रीसेंट की प्राइसेस पे चल रहा है, तो इट इज़ 15.28 लाख करोड़, ऑब्वियसली वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो अब पहला फिगर हमने याद किया 8.45 लाख करोड़ एंड 15.28 लाख करोड़। अभी आपको लग सकता है कि मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा, ना ही मुझे कुछ याद हो रहा है,
एंड बट थोड़ा सा आप वो मेंटल ब्लॉकेज आपको अपने दिमाग से हटाना होगा। अभी लास्ट में एक स्लाइड होगा जिसमें हम सारा कंपैरिजन में डेटा देखेंगे, तो वो आसानी से धीरे धीरे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। सो 8.45 आपका हो गया 8.45 लाख करोड़ एंड इट इज़ 15.28 लाख करोड़। पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखना कि कांस्टेंट हमेशा कम रहता है, करंट हमेशा ज़्यादा रहता है, ये चीज़। तो आधे दो ऑप्शंस तो आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे। नाउ वी टॉक अबाउट इसका ग्रोथ, कितने परसेंट से ग्रोथ हुआ है। अगर आप बेसिक प्राइसेस से कंसिडर करोगे, लास्ट ईयर का कंसिडर करोगे, तो इट इज़ 8.03 एंड करंट पे आपका कुछ रहा है 12.56। ग्रोथ रेट वगैरह कुछ आपको वैसे बहुत सारी ग्रोथ रेट्स दे रखी होगी अपने दिस थिंग नो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। बस दो तीन आपको ज़रूर याद कर लेनी चाहिए। तो वैसे ही आपको जीएसडीपी की ज़रूर याद कर लेनी चाहिए, इट इज़ 8.03 एंड फॉर करंट प्राइसेस पे अगर आप देखोगे इट इज़ 12.56। इसको कैसे आप याद रखोगे, पहली चीज़ तो याद रखो 8.45 लाख करोड़ इज़ द जीएसडीपी। ये आपको एज अ दिस थिंग नो बेंचमार्क की तरह ये फिगर याद कर लेना, बिकॉज इसी के कंपैरिजन में हम एनएसडीपी, इसी के कंपैरिजन में हम जीएसवीए याद करने वाले हैं। So just remember this figure as the benchmark, 8.45 lakh crore is your GSDP। जितना GSDP है उतना ही परसेंटेज आपका ग्रोथ रहा, 8% के आसपास, ठीक है। तो 8.03 देन आपको याद रख लेना है बिकॉज दिस वाज एट द कांस्टेंट प्राइसेस। तो आप उसको करोगे करंट प्राइसेस पे, तो करंट प्राइसेस पे आपको याद कर लेना कि करंट का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल, बिकॉज 8 का आप कुछ डबल करोगे तो वो आपका 16 होता है, ठीक है। बट आपको याद रखना है कि डबल से थोड़ा सा कुछ कम हो जाएगा। सो 8 × 2 इज 16, बट हमें थोड़ा सा उसमें से कम कर लेना है। सो इट इज़ 15.28 एंड यहाँ पे आपका 12.56 हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका कंपैरिजन विथ इंडिया। अगैन दिस इज इंपॉर्टेंट, इन पे भी काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि आर एस प्रीलिम्स 2021 में देयर वाज अ क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें सिंपली ये क्वेश्चन पूछा गया था एंड यू नो देयर वाज अ क्वेश्चन कि राजस्थान का जो जीएसडीपी है उसका पूरे इंडिया का जो जीएसडीपी है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है। ये जो स्लाइड है इसमें बात कर रहे हैं हम इंडिया का जीएसडीपी इन कंपैरिजन टू राजस्थान, एंड ऑल्सो विल बी टॉकिंग अबाउट कि पूरे इंडिया के जीडीपी में राजस्थान का कितना कंट्रीब्यूशन जाता है। अगैन ये आपके मेंस में कोट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। आप मेंस में भी कोट कर सकते हो इन सारे परसेंटेजेस को। तो इन चीज़ों को याद करने का अभी फ़ायदा होगा कि आप इन सबको मेंस में कोट कर पाओगे। नाउ कंपैरिजन विद इंडिया हम देखें, देखो राजस्थान का हमने याद किया था जीएसडीपी कितना था 8.45 लाख करोड़। अब देखो इंडिया का जीएसडीपी हम देख रहे हैं एट कांस्टेंट, सो नॉट जीएसडीपी बट जीडीपी देख रहे हैं एट 173 लाख करोड़ एंड करंट पे आप देख रहे हो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा तो 295 लाख करोड़, ठीक है। सो 173 इंडिया का है, 295 इंडिया का है एट करंट एंड 173 एट कांस्टेंट प्राइसेस। भले इंडिया का नहीं याद रहे तो इट्स ओके, हार्डली क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ग्रोथ रेट भी आप नहीं याद रखेंगे, अगर कभी आगे जाके मेंस लिखेंगे तो आप याद कर सकते हो उसी टाइम पे मेंस, बिकॉज वहाँ पे आपको इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। सो फिलहाल के लिए बस आप इतना ध्यान में रखो अपने प्रीलिम्स के लिए एक ही चीज़ आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है अबाउट द कंपैरिजन में, जब आप इंडिया के कंपैरिजन में दे कैन आस्क यू व्हाट इज़ द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कितना है राजस्थान का। तो अगर ऑब्वियसली देखो आप इंडिया का 173 है, हमारा कितना है 8.45 है, उसको आप डिवाइड कर दोगे ना तो इट वुड बी 4.86 कुछ होएगा। तो राजस्थान कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है 4.86 कर रहा है एंड करंट पे इट इज़ 5.17। आप इसको सिंपली एक एनालॉजी से याद रखो कि सपोजिटली इंडिया कुछ भी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो इंडिया का जो टोटल जीडीपी था वो कितना था, इंडिया का जीडीपी आप ऐसा याद रखो कि इंडिया का जीडीपी इज़ 100 यूनिट्स, बिकॉज हमें परसेंटेजेस याद करने हैं, उसको आप सिंप्लीफाई करके याद करोगे तो ये आपको चीज़ें याद होगी। सो इंडिया का जीडीपी इज़ 100 यूनिट्स, हमें राजस्थान ने कितना कंट्रीब्यूट किया उसके अंदर, ठीक है। राजस्थान ने अपना कंट्रीब्यूट किया है 5 और 5 का, इतना कुछ याद रखना आप। जब आपको 5 कुछ याद हो गया फिर उससे आप थोड़ा सा उसको आप बाइफर्केट करके याद रख सकते हो 4.86 कांस्टेंट पे एंड थोड़ा सा बढ़ा दिया तो 5.17 करंट पे, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर कि इंडिया इस का जो पूरा जीडीपी हुआ दैट इज़ 100 यूनिट्स, राजस्थान ने प्रोड्यूस किया 5 यूनिट्स, उसको कांस्टेंट एंड करंट पे फिर आप बाइफर्केट करके याद करो कि थोड़ा सा कम कर देंगे तो 4.86 कांस्टेंट पे एंड करंट पे इट वुड बी 5.17, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो परसेंटेजेस। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज़ एनएसडीपी, ठीक है। तो बेसिकली हम इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अबाउट डेप्रिसिएशन के बारे में, ठीक है। तो सपोजिटली आपकी इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होती है उस टाइम पे, बट देन वो विद टाइम वो उसका जो है डेप्रिसिएशन हो जाता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली जो आपने चीज़ प्रोड्यूस की है, सपोजिटली आज आपने एक गाड़ी खरीदी है या कोई मशीनरी खरीदी है 10 लाख की,
तो वो 1 साल बाद 6 महीने बाद उसका वैल्यू कम हो जाएगा, आप उसको कम प्राइस पे सेल करोगे उससे, ठीक है? तो उसे आप डेप्रिसिएशन बोलते हो, टियर एंड वियर ये सारी जो चीज़ें होती हैं। तो ऑब्वियसली जो चीज़ आपने फाइनली प्रोड्यूस किया होता है, आप उसको जब काउंट कर रहे होते हो तो ऑब्वियसली आपको उसका वैल्यू घटाना होता है, ठीक है? तभी आप उसे दिस थिंग नो सपोज़िटली अगर मैंने इस साल कोई कार खरीदी है और उसको मैं नेक्स्ट ईयर दिस थिंग नो अगर मैं अपना सपोज़िटली मैं अपने ही घर का या खुद का ही जीडीपी कैलकुलेट कर रही हूँ, एंड इफ़ आई एम काउंटिंग दैट कार, तो उसका मुझे डेप्रिसिएशन करना होगा बिकॉज़ वो उसकी वैल्यू एक्चुअल में रही नहीं है। और क्योंकि हम बोलते हैं कि जीडीपी मतलब कि वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, तो वैल्यू तो भैया आपकी कम हो गई है बिकॉज डेप्रिसिएशन हो गया है उस चीज़ का। सो दैट इज़ पर से डेप्रिसिएशन, बिल्कुल लेमैन भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। नाउ तो बिकॉज हम बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दोगे तो ऑब्वियसली आपको नेट मिल जाएगा यहाँ पे। एंड ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते भी हो, आपका 11th-12th का कॉन्सेप्ट इसके अंदर, कि जब आप ग्रॉस मतलब कि जो भी टोटल है उसमें से आप डेप्रिसिएशन हटा दो। डेप्रिसिएशन मतलब कि इतना वैल्यू उसका कम हो चुका है, ठीक है? तो सपोजिटली आपने 10 लाख की गाड़ी खरीदी थी, बट उसका दिस थिंग नो वियर एंड टेयर हो गया है, डेप्रिसिएशन हो गया, तो आप उसमें से -2 लाख कुछ कर दोगे, -4 लाख कुछ कर दोगे, तो 8 लाख इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट कार। 2 लाख का उसका डेप्रिसिएशन हो चुका है, ठीक है? सो ऐसे ही आप जीडीपी जब कैलकुलेट करते हो तो आपका एनडीपी हो जाता है, जब आप स्टेट का जीएसडीपी करते हो तो उसका एनएसडीपी हो जाएगा, दैट इज़ नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो भी आपका जीएसडीपी है उसमें से आप डेप्रिसिएशन कर दोगे। नाउ ये सिंपल सी मैथ्स अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे कि भाई आपने जो भी चीज़ प्रोड्यूस की है उसमें से आप कुछ डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो ऑब्वियसली आपको पहले के कंपैरिजन में कम नंबर मिलेगा। नाउ यहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर हमने 8.45 कुछ याद किया, यहाँ पे हमने 15.2 समथिंग कुछ याद किया था लास्ट जब हम जी एस डी बी पढ़ रहे थे। लास्ट स्लाइड में इफ़ यू सी हमने 8.45 पढ़ा था, यहाँ पे हमने 15.28 पढ़ा है। तो ऑब्वियसली जब इनका डेप्रिसिएशन आप देख रहे हो, इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, इसमें से भी आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। सो व्हेन यू डिडक्ट डेप्रिसिएशन इसमें से हटा दोगे तो ऑब्वियसली आपको कम नंबर मिलेगा ना अब। तो यहाँ पे नंबर हो जाएगा आपका 7.41 एंड 13.69, ठीक है? अब आपने इसको पहले के बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि आपको जीएसटीपी एज द बेंचमार्क याद रखना है। तो बेंचमार्क क्या था आपका 8.45, यहाँ पे था आपका बेंचमार्क 15.2। इससे आपने कुछ डिडक्शन किया तो आपका एक नंबर कुछ परसेंटेज कम आ गया, दैट इज 7.41। यहाँ पे आपने 15.2 से कुछ माइनस किया तो आपका ऑलमोस्ट 14 के आसपास आ गया, दैट इज 13.69। अगैन इन दोनों में भी रिलेशन याद बिठाओ आपने, हमने वहाँ पे याद किया था 8 × 2 16, दैट इज 15.2 समथिंग। यहाँ पे आप क्या कर लोगे, अगैन डबल कर लो, 7 × 2 कितना होता है 14 होता है, बट 14 से थोड़ा सा कम कर लेंगे। सिमिलरली जैसे हमने लास्ट वाले में किया था कि 8 × 2 किया था 16 होता है, 16 से थोड़ा सा कम आ जाना है तो आपका 15.2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 7.41 था, 7.41 से आपने थोड़ा डबल कर दिया, दैट इज 14, 14 से थोड़ा सा कम आ गए तो वो कितना हो जाएगा आपका 13.69। इसका ग्रोथ दे रखा है 8.10, 12.70, विच आई फील इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन की। नाउ ये क्या चीज़ है? नाउ अभी तक हम बात कर रहे थे कि आपका जीडीपी था, जीडीपी में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो आपको एनएसडीपी मिल गया, ठीक है? अब हम एक नई पैरामीटर की बात करें जीएसवीए को, ठीक है? तो जीएसवीए बेसिकली एक बेटर फॉर्म ऑफ पैरामीटर माना जाता है। व्हाई? बिकॉज ही आपका जो दिस थिंग नो जीडीपी होता है उसके अंदर आप टैक्सेस को भी इंक्लूड करते हो, ठीक है? जो जीएसडीपी होता है उसके अंदर टैक्सेस मतलब कि सपोजली आपने फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकाली बट आपने उसमें टैक्सेस को भी ऐड कर दिया, तो आपको एक्चुअल में जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस वो तो पता नहीं चल रही, वो थोड़ा सा आपको दिस थिंग नो डिस्क्रिपेंसी क्रिएट कर सकती है या फिर एक भ्रमित भी कर सकती है, वो आपको एक्चुअल ग्रोथ नहीं पता चलेगा। सो जीएसडीपी में आपने टैक्सेस को भी इन्वॉल्व कर रखा होता है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हमने जीएसवीए एक नया तरीका ढूंढा, तो इसमें बेसिकली जीएसवीए को बेटर माना जाता है जीएसटीपी से 2-3 रीजंस की वजह से। एक तो होता है क्योंकि इसमें आप इसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं करते हो जीएसवीए में, प्लस इसमें जो इंटरमीडिएटरी गुड्स होते हैं उनका फाइनल वैल्यू में एडिशन नहीं होता है। इंटरमीडिएटरी गुड्स का फाइनल गुड्स में या फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब आप कर रहे होते हो तो इसमें आप इंटरमीडिएटरी गुड्स जो होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। एंड देन थर्ड थिंग, इसमें आपको सेक्टर वाइज ग्रोथ पता चलती है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें आपको बेसिकली जीएसपीए में
आपको सेक्टर वाइज ग्रोथ पता चलती है कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज एक एक सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है आपके टोटल दिस थिंग नो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन और इसके अंदर, तो सेक्टर वाइज ग्रोथ का भी आपको पता चलता है। सो जीएसवीए एक और तरीका निकाला गया कि हम इसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं करते हैं, हमें इसमें सेक्टर वाइज ग्रोथ पता चल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जीएसवीए भी कैलकुलेट करते हैं एंड इसमें इंटरमीडिएट गुड्स की भी वैल्यूज़ बिकॉज इसमें ऐड नहीं की जाती है। तो हमने एक और नया तरीका निकाला, दैट इज़ जीएसवीए। तो इंडिया लेवल पे, ऑब्वियसली नेशनल लेवल पे इट इज़ ग्रॉस वैल्यू एडिशन। हम बिकॉज स्टेट की बात करें तो हम जीएसवीए की बात करेंगे, दैट इज़ ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन। नाउ यहाँ पे जो आपको ये सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है, दैट इज़ अगैन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इन सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। प्लस ऑब्वियसली आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगा अगर आपसे एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा गया, इंडस्ट्री से पूछा गया, सर्विसेज से पूछा गया, डायरेक्टली आप यहाँ से कोट कीजिए कि राजस्थान में एग्रीकल्चर का इतना कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्री की हमारी राजस्थान की इकोनॉमी इतना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ठीक है, सो सी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्राइसेस पे। आप देखोगे जीएसवीए जो है आपका, उसमें राजस्थान में हम इसमें आप सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन पे ही बात करते हो, तो आप देखो सेक्टर वाइज बिकॉज हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। सो एग्रीकल्चर का रहता है 26.21%। ओके, देन इंडस्ट्री का इट इज़ 29.84% एंड सर्विसेज का इट इज़ 43.95%। ठीक है, तो सर्विसेज का ज़्यादा है, ऑब्वियसली हमें मालूम है इंडिया लेवल पे भी एंड नेशनल लेवल पे भी एंड स्टेट लेवल पे सर्विसेज का ज़्यादा आता है। बिकॉज राजस्थान में अगैन आप देखते हो कि टूरिज्म सेक्टर एंड सर्विसेज सेक्टर थोड़ा फ्लरिशिंग इंडस्ट्रीज़ में से आता है, तो 43.95 आपका सर्विसेज में आ गया। इंडस्ट्रीज़ में इट इज़ 29.84 एंड एग्रीकल्चर में इट इज़ 26.21। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का कम, उससे थोड़ा सा कम आपका इंडस्ट्रीज़ का आ जाएगा, सॉरी उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपका इंडस्ट्रीज़ का हो जाएगा एंड सर्विसेज का काफ़ी ज़्यादा होगा। तो एग्रीकल्चर सबसे पहले याद करो 26.21, आपको बेंचमार्क याद रखना पड़ेगा यहाँ पे एग्रीकल्चर का 26.21 के आसपास। देन उससे थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो आप इंडस्ट्रीज़ पे आ जाओगे, तो 29.84 कुछ होगा आपका, सर्विसेज का 43.95 होगा। ओके, देन अभी हम बात कर रहे हैं एट करंट प्राइसेस। ठीक है, अगर हम अभी बात करते हैं आपका दिस थिंग नो कंट्रीब्यूशन, सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन एट करंट प्राइसेस पे, तो आप राजस्थान का यू विल सी इट इज़ 26.72। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ का इट इज़ विच इज़ ऑलमोस्ट सेम, वहाँ पे कितना था 26.21 था, उससे थोड़ा सा आप बढ़ा दोगे तो इट वुड बी 26.72, तो करंट पे थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, देन यू हैव दिस थिंग नो इंडस्ट्रीज़। सो इंडस्ट्रीज़ में आप देखोगे 29.84 आपका होता है इंडस्ट्रीज़ पे, जो कि कांस्टेंट पे था। नाउ यहाँ पे आपका हो जाएगा थोड़ा सा कम, दैट इज़ 28.21। ओके, तो आपने देखा कि एग्रीकल्चर का थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, एग्रीकल्चर का थोड़ा सा बड़ा है, इंडस्ट्रीज़ का थोड़ा सा कम हुआ है कांस्टेंट पे, एंड सर्विसेज का अगेन आप देखते हो कि बढ़ता है। सर्विसेज में ऑब्वियसली कांस्टेंट प्राइसेस पे पहले कम था, दैट वाज 43.95 या फिर से 44% के आसपास, तो ये भी आपका सर्विसेज वाला बढ़ा, दैट इज़ आपका 45.07, मतलब कि अगेन ये भी बढ़ा। तो आपको बस ध्यान में रखना है, पहले तो आप बेंचमार्क याद रखिएगा। बेंचमार्क कितना है 26, 29, 43। 26 से आपको बढ़ा दोगे, जब हम कांस्टेंट से करंट में जाएंगे तो कुछ चेंजेस आएंगे, क्या कि एग्रीकल्चर का तो बढ़ जाएगा, इंडस्ट्रीज़ का आप देखोगे कम हो जाएगा, एंड सर्विसेज का आप देखोगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा ना कि एग्रीकल्चर का बढ़ रहा है, वो आपको राजस्थान में एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस में से देखने को मिलता है। बिकॉज ओवरऑल आप जिन भी डेवलपिंग कंट्रीज़ देखते हो या डेवलप्ड कंट्रीज़ देखते हो, वहाँ पे एग्रीकल्चर का सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन कम होता जाता है एंड सर्विसेज का काफ़ी बढ़ता जाता है। तो राजस्थान में सर्विसेज का तो बढ़ ही रहा है, बट एग्रीकल्चर का आप देखोगे थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, वैसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि एग्रीकल्चर का कम होगा एंड सर्विसेज का बढ़ेगा। राजस्थान के केस में क्या हुआ, एग्रीकल्चर का भी बढ़ा और सर्विसेज का भी बढ़ा और इंडस्ट्रीज़ का कम हो गया। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ का विच वॉज 29.84 या 30 के आसपास कुछ था, अभी वो 28 के आसपास है। तो वो थोड़ा सा आप फील करके दो चीज़ों को समझ के याद करोगे तो आपको याद रहेगी ये चीज़। ठीक है, कि यहाँ पे एग्रीकल्चर में तो बड़ा है आपका, इंडस्ट्रीज़ में कम हो गया, जो पहले 29 पॉइंट समथिंग था वो अभी 28 हो गया है, एंड सर्विसेज का आप याद करना कि पहले 43 था, अभी सर्विसेज का बढ़ गया है।
ऐसे आप थोड़ा सा कंपैरिजन में याद करोगे। देन नाउ इट इज़ इन कंपैरिजन टू इंडिया, कि इंडिया का करंट प्राइसेस पे एज आई टोल्ड यू कि ओवरऑल अगर आप इंडिया का जो आप जनरल ट्रेंड देखते हो कि यहाँ पे बढ़ रहा है, दिस नो सर्विसेज सेक्टर का काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, एंड देन एग्रीकल्चर का कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, वहाँ पे इंडिया को जब अपनी इंडिपेंडेंस मिलती है उस टाइम पे हम प्रिडोमिनेटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, फिर धीरे धीरे हमने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया, फिर सर्विसेज सेक्टर पे आए, और अब ये एक डेवलपिंग कंट्री की जो कि अच्छे खासे पेस पे बढ़ रही होती है, उनकी एक निशानी होती है कि उनका इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर रहा होता है, ना एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इन ओवरऑल इकोनॉमी कम हो रहा होता है। सो एग्रीकल्चर का 17 है इंडिया के अंदर, इंडस्ट्रीज़ का इस 27, इसमें ही कुछ +10 हुआ है, सर्विसेज का सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 54.72 के आसपास। ओके, नाउ अब हम फिगर्स की बात कर लेते हैं कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में हमने तो सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन तो देख लिया, बट सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन में ओवरऑल की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले हमने बात किया था GSDP का, ठीक है, GSDP। देन उसके बाद में हमने उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया था, तब हम पहुँचे थे आपका दिस थिंग NSDP पे NSDP पे। इसी GSDP से जब हम टैक्सेस हटा लेंगे और प्लस सब्सिडीज़ कर देंगे तो हमें ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देखोगे कि जो कांस्टेंट प्राइसेस पे अगर आप GSPA कैलकुलेट करोगे, इट वुड बी 7.81 लाख करोड़। तो ऑब्वियसली ये आपका जो 8 फिगर हमने याद किया था 8.45, उससे कम रहेगा ये, एंड इट वुड बी कुछ आपका 7.81 हो जाएगा, ठीक है। एंड वहाँ पे जहाँ हमने 15 पॉइंट समथिंग याद किया था, 15.2 कुछ याद किया था, तो ये आपका 14.28 हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे फिर से प्रीवियस स्लाइड्स पे हम चलते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले हमने GSDP याद किया, जो कि हमने बेंचमार्क सेट किया था 8.45, 15.28। देन उसके बाद में वी मूव्ड ऑन टू दिस थिंग नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमने 7.41 एंड 13.69 इतना कुछ याद किया था, ठीक है। तो वो उसी के कंपैरिजन में, बिकॉज हमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारा कम हो जाएगा, तो ये 7.41 एंड 13.69 हुआ। देन हम GSVA पे आए, तो ये आपका 7.81 एंड 14.28 हुआ। तो बेसिकली आप इसमें ध्यान में रखना कि आपका जो GSDP है वो तो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन है, एंड लास्ट में आपका NSDP है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा सीक्वेंस ध्यान में रखना कि सबसे ज़्यादा बड़े बड़े फिगर्स आपको GSDP के मिलेंगे, उसके बाद आपको ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन का मिलेगा, एंड देन NSDP का मिलेगा। NSDP सबसे कम है, ठीक है, बिकॉज उसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया है। GSVA में आपने क्या है, GSDP में से टैक्सेस माइनस किए हैं, एंड GSDP तो ओवरऑल बेंचमार्क जिसे हम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका बेंचमार्क वाले फिगर्स आएंगे। यहाँ पे ध्यान में रख लेना कि आपने टैक्सेस हटा दिए थे, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे थोड़ा सा GSDP से कम होएगा, बट इट वुड बी अ फिगर दैट वुड बी समवेयर बिटवीन GSDP एंड NSDP, एंड देन यू हैव NSDP। ओके, नाउ यहाँ पे एक ही ऑब्जर्वेशन दे रखा है जो आप दिस थिंग फॉर मेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट पर कैपिटा इनकम के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, बिकॉज ये फॉर्मूला आपके मेंशन्ड है सर्वे के अंदर, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा कि इट इज़ नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि जो भी आपने NSDP कैलकुलेट किया होगा उसको आप मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट से डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो इसमें अर्निंग नॉन अर्निंग मेंबर्स सारा ही पॉपुलेशन आ जाता है। सो NSDP per capita income is not net state domestic product divided by the mid-year population of the state. Now, इसमें ऑब्वियसली आपको अगेन RS प्रीलिम्स 2021 का एज इट इज़ डायरेक्टली क्वेश्चन है कि आप राजस्थान का दिस थिंग कांस्टेंट प्राइसेस पे, करंट प्राइसेस पे, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस, एग्जैक्टली आई डू नॉट रिमेंबर, बट देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान का कांस्टेंट प्राइसेस पे, एज आई टोल्ड यू, हमेशा फिगर्स कम रहेंगे। तो कांस्टेंट प्राइसेस पे पर कैपिटा इनकम कितना है, 90,831, एंड करंट प्राइसेस पे कितना है, 1,60,964। ऑब्वियसली ओवरऑल नेशनल आप देखोगे तो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू राजस्थान। सो इंडिया का हो गया आपका 1,06,000 समथिंग, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट करंट प्राइसेस इट इज़ 1,84,205।
कैसे याद करना है, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि आप, बिकॉज आप एक राजस्थानी हो, ठीक है, आप आरएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप एक राजस्थानी हो, तो इस तरीके से ध्यान में रखना कि आपकी दिस थिंग नो जो पर कैपिटा इनकम है, हालांकि आप नहीं अर्न कर रहे होंगे इतना, ठीक है, बट आप याद ऐसे ही याद कर सकते हो कि भाई स्टेट जितना भी कमा रहा है उसमें मेरा भी हिस्सा है, तो आपका कितना हिस्सा है, आपके हिस्से में बनती कितनी है इनकम चाहे तो आप क्लेम करें, ठीक है, आपकी इनकम जो आपके हिस्से में बनती है इट इज़ 90,831। तो ऐसे याद करना कि यार कांस्टेंट प्राइसेस पे तो मुझे 90,000 मिलने चाहिए थी, एंड करंट हाई प्राइसेस पे तो मुझे 1,60,964 मिलनी चाहिए थी। तो आप इसको इसी तरीके से याद कर सकते हो कि आप एक दिन बैठे पढ़ाई करने और आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने बैठे हो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने बैठे, तो आपको पता चला कि ये आपकी पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, बट आपको मिल तो नहीं रही है पर कैपिटा इनकम, तो यहाँ पे बस आप क्लेम करने चले गए, ठीक है, तो 90,000 तो कांस्टेंट प्राइसेस पे, या फिर आप सिर्फ खुद को अच्छा फील करवाने के लिए कि दिस इज़ व्हाट आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग या क्लेम, तो 90,831, एंड करंट प्राइसेस पे इट इज़ 1,67,964, ठीक है। तो ये कुछ आप कॉन्स्टेंट एंड करंट इतना याद रखेंगे। इंडिया का 1 लाख से ज़्यादा ही है दोनों केस के अंदर, तो इसमें 90,000 से कुछ ज़्यादा, दैट इज़ 1,06,000 एंड इतना कुछ। आप इंडिया वाला चाहें तो फिर भी स्किप करें, ठीक है, ग्रोथ रेट वगैरह आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ करंट प्राइसेस पे कितना है राजस्थान का, एंड कॉन्स्टेंट प्राइसेस पे कितना है राजस्थान का, खुद को फील करते हुए, खुद पे फील करते हुए कि भाई मेरी इतना मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उससे आप कुछ याद रख सकते हो, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं अबाउट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। नाउ अगेन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप की टर्म जो है यहाँ पे देख रहे होंगे, दैट इज़ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो बेसिकली बिल्कुल लेमन भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब कि एनीथिंग अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इट वुड बी एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे हो गया कि मतलब कि जो भी एक पैसा जो कि इन्वेस्टमेंट्स की तरह डाला जाए, बेसिकली आपने कहा जो कि कैपिटल बनाने में, कैपिटल फॉर्मेशन में उस मनी का यूज़ हो रहा हो। सो फॉर एग्जांपल इसको बिल्कुल लेमन भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें कि सपोजिटली आपको 100 रुपीज़ दिए गए बाय योर पेरेंट्स, ठीक है, आपने मान लो कि 60 रुपीज़ दिस थिंग नो चिप्स और पिज़्ज़ा इन सब के अंदर वेस्ट कर दिया आपका, 40 रुपीज़ आपने मान लीजिए कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए, तो ये जो 40 रुपीज़ आपने कहीं पे इन्वेस्ट किए वो आपको फ्यूचर में होके 50 रुपये की तरह, 55 रुपये, 45 रुपीज़ की तरह मिलेंगे, ठीक है। तो वही सारा पैसा जो सरकार या फिर से एक स्टेट में खर्च हो रहा है कैपिटल में इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ में जा रहा है, कंस्ट्रक्शन में जा रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के काम में जा रहा है, ठीक है, तो जिससे फ्यूचर में आपको रिटर्न्स मिलेंगे, तो वो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। सो इसमें हम ऑब्वियसली देखेंगे कि स्टेट का खर्चा हो कहाँ पे रहा है, मतलब कि कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है एक स्टेट के अंदर, और ये एक हेल्दी इंडिकेटर होगा ऑब्वियसली, जितना अच्छा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होगा वो एक हेल्दी इंडिकेटर माना जाएगा। सो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जिसे हम GFCF बोलेंगे एट करंट प्राइसेस इतना है, ठीक है, कितना आपका दिस थिंग नो 3,99,954 करोड़, दिस इज़ द ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एट करंट प्राइसेस पे। ये जितना भी हमारा GSDP है, मतलब कि जो भी आपका स्टेट का हम जो पढ़ रहे हैं GSDP रहता है हमारा कांस्टेंट प्राइसेस पे, विच इज़ 8.54 एंड दिस थिंग नो 15.26, तो ये जो भी आपका GSDP है कांस्टेंट प्राइसेस पे, करंट प्राइसेस पे, उसका कितना परसेंटेज जो है वो एज ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गया, जितना हाई होगा ये उतना अच्छा माना जाएगा, ठीक है, तो इट इज़ 29.43 ऐसा। तो आप ऐसा मान लीजिए कि सपोजिटली राजस्थान जो है 100 यूनिट्स हम पढ़ रहे हैं, ग्रॉस स्टेट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसमें जो 30 रुपया खर्च हुआ है ना वो कैपिटल फॉर्मेशन में गया है, ठीक है, वो जो 30 के जो गुड्स एंड सर्विसेज वो कैपिटल फॉर्मेशन में गए हैं, तो ऐसा कुछ आप याद रख सकते हो, तो विच इज़ अ गुड, मतलब कि ये जितना ये ज़्यादा होगा उतना ये अच्छा माना जाएगा, तो इट इज़ 29.43, आप 30 के आसपास कुछ याद रखो, आप इनको हमेशा राउंड फिगर्स में याद रखा करो एंड फिर उनको थोड़ा सा आसपास इनके जाने की कोशिश करें। ना ग्रोथ इन कंपैरिजन टू पिछले ईयर्स से अगर आप कंपैरिजन करोगे 2021-22 के कंपैरिजन में देखोगे तो ग्रोथ हुआ है, ठीक है, तो ग्रोथ हुआ है 12.78% का, इतना कुछ ग्रोथ है।
नाउ ये जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, क्या ये सिर्फ सरकार ही कर रही है, पब्लिक सेक्टर नहीं, इसमें प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर का इट इज़ 78.54, वहाँ से ज़्यादा है कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड पब्लिक सेक्टर का कम है, दैट इज़ 21.46%। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें ज़्यादा आ रहा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और इन सब के अंदर। ठीक है, देन ऑब्वियसली आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर है जिससे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमारी कंट्री का सॉरी स्टेट का दिसिंग नो उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। तो इट इज़ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, रेजिडेंशियल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये टॉप 3 सेक्टर्स हैं जहाँ से आपका जो स्टेट का ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो आप 30% पढ़ रहे हो, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन 3 सेक्टर्स से हो रहा है। सो ओवरऑल आप ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में ध्यान में रखोगे है कितना, इट इज़ 4 लाख के आसपास, 4 लाख करोड़, सॉरी या 4 लाख करोड़ के आसपास, ये आप ध्यान में रखोगे। 4 लाख करोड़, बिकॉज इट इज़ 399 है ना, तो आप इसको 4 कर लीजिए, एक एस्टिमेट अपने दिमाग में रखिए और इस एस्टिमेट के बाद नंबर्स को याद करने की कोशिश करना। तो 4 लाख करोड़ इज़ 3,99,594, फिर करोड़ हो गया आपका। ठीक है, देन उसके बाद में जीएसडीपी का कितना परसेंट, 30%। तो ऐसे हमने याद रखा था कि 100 अगर यूनिट्स हमारे राजस्थान में जीएसडीपी है तो उसका 30% इज़ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिर हमने क्या याद किया कि ग्रोथ हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। क्या सारा पब्लिक सेक्टर से आ रहा है पैसा? नहीं, सरकार के पास भी पैसा लिमिटेड है, प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है। सो प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा है, 80% के आसपास, 78 पॉइंट समथिंग, एंड पब्लिक सेक्टर का इज 21.46 है। देन हाइस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेक्टर इन ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है? इट इज़ कंस्ट्रक्शन, देन रेजिडेंशियल एंड देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नाउ लास्ट में आपको ये एक टेबल दिखेगी जिसको आप लास्ट में बिल्कुल कॉम्प्रिहेंड करने के लिए कि आप पूरा जिस दिन आपका लास्ट दिन एग्ज़ाम होगा आप डेफिनेटली इस वाली टेबल को यू कैन मतलब कि रीविजिट दिस पर्टिकुलर टेबल, एंड इसी से आप सारी चीज़ें याद कर पाओगे कंपैरिजन के अंदर। सी हमने बात करी थी हमारा जो टोटल जीडीपी था, जीएसडीपी था, ठीक है, तो दैट वाज हमारा कुछ 8.65 कुछ आया था। देन दिस थिंग 15 पॉइंट आपका 15.28 रहता है करंट प्राइसेस पे, कांस्टेंट प्राइसेस पे। देन जीएसवीए हो गया आपका, देन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सेक्टर्स के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो वही सारी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ा था, तो ये अब लास्ट में इसको दिस थिंग यू कैन रेफर टू इट। नाउ थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो इस वाले वीडियो के अंदर तो हमने बेसिकली बात कर लिया हमारा जो भी फर्स्ट चैप्टर है। अब इसमें भी हमारे कुछ सेक्शंस रह जाते हैं अबाउट दिस थिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देन ये कुछ 2-3 पैरामीटर्स हमारे रहते हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। उसके बाद में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।